हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 35। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 35वां वीडियो है और इससे पहले 34 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है नाइट्रोजन का परीक्षण और हेलोजेंस के परीक्षण। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में हम सीख रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने करना होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं उसकी पहचान। ठीक है। और कल हमने सीखी थी कार्बन की पहचान और हाइड्रोजन की पहचान करने के तरीके। कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान आप सीधे कार्बनिक यौगिक से कर सकते हो, पर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और इन तत्वों की जैसे फास्फोरस, इनकी पहचान करने के लिए आपको लैसग्ने मिश्रण या लैसग्ने विलयन या लैसग्ने निष्कर्ष बनाना होता है, जिसे आप सोडियम निष्कर्ष भी कहते हो। तो हमें आज जो नाइट्रोजन का परीक्षण करना है और हेलोजेंस का जो परीक्षण करना है वो हम लैसग्ने विलयन या लैसग्ने निष्कर्ष या सोडियम निष्कर्ष से ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि सर हमने जब हाइड्रोजन और कार्बन का टेस्ट डायरेक्ट कार्बनिक यौगिक से कर लिया है, तो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन आदि तत्वों का टेस्ट करने के लिए हमें लैसग्ने विलयन या लैसग्ने निष्कर्ष या सोडियम निष्कर्ष बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। जैसा कि मैंने कल भी आपको समझाया था कि जो सोडियम निष्कर्ष हम बनाते हैं वो दिए गए यौगिक का सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर बनने वाला कोई यौगिक होता है। पर नॉर्मली आप सोच सकते हो कि मान लो आपके पास कोई भी कार्बनिक यौगिक है और उस कार्बनिक यौगिक के ऊपर क्या हम डायरेक्ट सल्फर, हेलोजन और नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का टेस्ट करने के लिए आपको उस कार्बनिक यौगिक की क्रियाशीलता ज्यादा चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए, आपका जो यौगिक है वो ऐसा होना चाहिए जो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की उपस्थिति को बहुत अच्छा तरीके से प्रदर्शित करता हो। यानी ऐसा यौगिक होना चाहिए जो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो, ऐसा कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि नॉर्मली जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वे सहसंयोजक यौगिक होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जहां बर्जीलियस का सिद्धांत भी बताया था। वहां एक हेडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी कार्बनिक यौगिकों के लक्षण, और उन लक्षणों में मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। अर्थात कार्बनिक यौगिकों में केवल और केवल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं कि जो ये सहसंयोजक बंध होते हैं ना, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। मतलब सहसंयोजक यौगिक कम क्रियाशील होगा और आयनिक यौगिक ज्यादा क्रियाशील होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास वो जो भी कार्बनिक यौगिक है उसकी जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, कार्बनिक यौगिक कैसा है, सहसंयोजक है, यानी वो अपनी क्रियाशीलता बहुत कम दिखाता है, उसकी रिएक्टिविटी कम है। अब उस सहसंयोजक कार्बनिक यौगिक का रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ कराओगे तो उस तत्व का जिसका वो यौगिक है, जैसे वो नाइट्रोजन का भी यौगिक हो सकता है, भाई कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही उसमें, ये बात तो पक्की है। पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें क्लोरीन भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें ब्रोमीन भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें आयोडीन भी हो सकता है। तो यदि वो नाइट्रोजन का, सल्फर का या हेलोजन का जिसका भी वो कार्बनिक यौगिक है, वो कार्बनिक यौगिक है तो सहसंयोजक, और सहसंयोजक है तो उसकी क्रियाशीलता कम है, और क्रियाशीलता कम है
तो वो अपने अंदर उपस्थित तत्वों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता है या उनका परीक्षण नहीं देता है। इसलिए हमें उस जो वो कार्बनिक यौगिक है, जो सह संयोजक है, उसे आयनिक यौगिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आयनिक यौगिक सह संयोजक यौगिकों के मुकाबले ज्यादा क्रियाशील होते हैं। आयनिक यौगिक ज्यादा क्रियाशील होते हैं सह संयोजक यौगिकों के मुकाबले। इसलिए आपको उस कार्बनिक यौगिक को जो सह संयोजक प्रकृति का है उसे आयनिक यौगिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसलिए आप उसका सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम निष्कर्ष या लैसग्ने निष्कर्ष बनाते हो। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? हमारा मेन टारगेट क्या है? देखो, मेन टारगेट है कि लैसग्ने निष्कर्ष का निर्माण सह संयोजक यौगिकों को आयनिक यौगिकों में बदलने के लिए किया जाता है। ये मुख्य कारण होता है कि हम लैसग्ने विलयन या लैसग्ने निष्कर्ष क्यों बनाते हैं, जिससे जो सह संयोजक यौगिक है मींस कार्बनिक यौगिक, वो आयनिक यौगिकों में कन्वर्ट हो जाए, सोडियम के आयनिक यौगिकों में। क्योंकि सोडियम तो धातु है और आपको पता है कि धातु ज्यादातर आयनिक यौगिक ही बनाती हैं, क्योंकि धातुओं का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। तो यहां लिखा हुआ है लैसग्ने निष्कर्ष का निर्माण सह संयोजक यौगिकों को आयनिक यौगिकों में बदलने के लिए किया जाता है। सह संयोजक यौगिक ऐसा क्यों होता है? यह लिखा हुआ है चूंकि सह संयोजक यौगिक तत्वों के परीक्षण नहीं देते हैं। यदि आप किसी सह संयोजक यौगिक से चाहते हो कि वो बता दे कि मेरे अंदर कौन कौन से तत्व हैं, तो सह संयोजक यौगिक की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए वो टेस्ट नहीं देता है जो टेस्ट से पता चले कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। तो बेटे अब देखते हैं हम नाइट्रोजन का परीक्षण, कि नाइट्रोजन का टेस्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको पहला और इंपॉर्टेंट तरीका याद रखना है, लैसग्ने परीक्षण। ठीक है, लैसग्ने परीक्षण या लैसग्ने टेस्ट नाइट्रोजन का कैसे होता है, देखो जरा ध्यान से। आपको क्या करना है, एक शुष्क परखनली लेनी है, ध्यान से सुन लो, ड्राई टेस्ट ट्यूब, और उसमें लेना है आपको लैसग्ने निष्कर्ष। लैसग्ने निष्कर्ष बनाना मैंने आपको कल सिखाया था। तो एक शुष्क परखनली में सबसे पहले आप थोड़ा सा लैसग्ने निष्कर्ष ले लो, उसके बाद उसमें ताजा फेरस सल्फेट डाल लो। ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट डालना है, क्योंकि फेरस सल्फेट को बने हुए यदि बहुत टाइम हो जाता है तो ये फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए हमें ताजा फेरस सल्फेट चाहिए। ताजा फेरस सल्फेट डालने के बाद आप उस परखनली को गर्म करो। ये लिखा हुआ है डेल्टा, डेल्टा का मतलब परखनली को गर्म करना है, और गर्म करने के बाद फिर आप उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दो। जब आपका पूरा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो उसमें आप डाल लो 2 बूंद फेरिक क्लोराइड, और 2 बूंद फेरिक क्लोराइड डालने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा या तो HCl डाल दो या तो डाल दो H2SO4, दोनों में से कुछ भी। तो इतना सब करने के बाद यदि वो नीला विलयन बन जाता है, यानी वो जो परखनली में जितना भी विलयन है उसका रंग नीला हो जाता है, तो ये बिल्कुल पक्का सबूत है कि उस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो। आपने एक शुष्क परखनली में लैसग्ने निष्कर्ष लिया, उसमें फिर ताजा फेरस सल्फेट डाला, फिर उस परखनली को गर्म करा, फिर ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर उसमें 1 या 2 बूंद फेरिक क्लोराइड मिलाई, और फिर HCl या H2SO4 दोनों में से कुछ भी मिला दिया। यदि परखनली का पूरा विलयन नीले रंग का हो जाता है तो समझ जाओ कि आपका जो कार्बनिक यौगिक है जिसका आपने लैसग्ने निष्कर्ष बना रखा है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये टेस्ट आपको याद रखना है। अब ये ऐसा टेस्ट आता क्यों है? ये 3 रिएक्शंस हैं। देखो, ये यदि आपके पास कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन है तो वो साइनाइड के रूप में होने के चांस हैं। तो हमने यहां लिखा है सोडियम साइनाइड, क्योंकि जब लैसग्ने निष्कर्ष बनेगा जो एक सोडियम निष्कर्ष है तो उसमें सोडियम का ही कोई लवण होगा, तो सोडियम साइनाइड होगा तो नाइट्रोजन है इसमें। ये जब फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है, देखो ताजा फेरस सल्फेट मिलाया था ना आपने पहले, जब भी ये फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो FeCN होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो आयरन साइनाइड। सोडियम सल्फेट बनता है, पर हमें इससे मतलब है, ये साइनाइड बन गया, लोहे का साइनाइड या आयरन का साइनाइड। अब आपने ये जो साइनाइड बनता है वो फिर दोबारा उसी यौगिक से रिएक्शन करेगा सोडियम साइनाइड से, और हमारे पास बनेगा सोडियम फेरोसाइनाइड Na4FeCN6। और ये Na4FeCN6 इसमें आपने फिर मिलाया FeCl3। क्या मिलाया? 2 बूंद FeCl3। तो FeCl3 मिलाने से हमें मिलता है Fe4FeCN6,
यानी फेरी फेरोसाइनाइड मिलता है, इसी का रंग होता है ब्लू। नीला रंग जो विलियन का हो जाता है वो फेरी फेरोसाइनाइड के बनने के कारण ही होता है। साथ में 12 NaCl भी बनेंगे। पर एग्जामिनर जो बहुत खतरनाक होगा वो इस तरह का पेपर में सेट करेगा क्वेश्चन कि जो आप लेसगने परीक्षण करते हो नाइट्रोजन का, उसमें नीला रंग विलियन में किसके कारण आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए फेरी फेरोसाइनाइड यानी Fe4 FeCN6 बनने के कारण आता है, इसका रंग होता है नीला। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है बेटे, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। देखो यहां लिखा हुआ है नोट, यदि नाइट्रोजन व सल्फर की एक साथ आपको पहचान करनी है तो इसी टेस्ट से आप कर सकते हो, जो अभी टेस्ट मैंने आपको बताया था। यदि उस टेस्ट में विलियन का रंग हो जाता है नीला तो यौगिक में उपस्थित है नाइट्रोजन, वो तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो जाएगा। यदि आपका विलियन कैसे रंग का हो जाता है, ब्लू कलर का। पर यदि विलियन हो जाता है रेड कलर का, तो यदि विलियन रेड कलर का हो जाता है उसी टेस्ट में जो हमने इससे पहले पढ़ा था, यदि विलियन हो जाता है रेड कलर का तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होंगे उपस्थित। क्यों होंगे? देखो यहां लिखा है, यदि उपरोक्त परीक्षण में रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है, यदि नीला रंग प्राप्त हो रहा तो नाइट्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है, और यदि रेड कलर रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन व सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों उपस्थित होंगे। क्यों होंगे? देखो ये सोडियम निष्कर्ष है, यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होंगे तो NaSCN होगा कंपाउंड, यानी सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, क्या होगा कि जब FeCl3 के साथ ये रिएक्शन करेगा, आप यहाँ FeCl3 भी लिख सकते हो। FeCl3 को हम Fe ट्रिपल पॉजिटिव यानी आयनिक रूप में लिख सकते हैं। तो जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां बनेगा FeSCN होल थ्राइस, फेरिक थायोसाइनेट बनेगा, और इसका कलर होता है रेड, इसलिए विलियन रेड कलर का हो जाता है। साथ में 3 Na पॉजिटिव लिखे हैं, यदि यहाँ FeCl3 लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 3 NaCl। मतलब कहने की बात यह है कि आप जो प्रैक्टिकल अभी कर रहे थे उस प्रैक्टिकल में यदि लास्ट में आपको ब्लू कलर मिलता है तो यौगिक में नाइट्रोजन की उपस्थिति कंफर्म हो जाती है, और यदि मिलता है रेड कलर तो नाइट्रोजन की उपस्थिति तो हो ही जाती है कंफर्म, पर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर की उपस्थिति भी कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर हैलोजनों के परीक्षण बताता हूं आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हमें देखना है बेटे हैलोजन के परीक्षण। बिल्कुल ध्यान से देखना, हैलोजन के टेस्ट करने का पहला तरीका बताता हूं, लेसगने परीक्षण। यानी हमें सोडियम निष्कर्ष या लेसगने निष्कर्ष का ही प्रयोग करना है। आप क्या करोगे, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में अर्थात शुष्क परखनली में सोडियम निष्कर्ष लोगे और फिर उसमें मिलाओगे कंसंट्रेट HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड, और फिर उसे उबाल दोगे, और उबालने के बाद फिर उसमें ठंडा करके आप थोड़ा सा मिलाओगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मिलाते ही 3 बातें आपके सामने आ सकती हैं, 3 में से कोई सी एक बात, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। टेस्ट यही करना है आपको, सोडियम निष्कर्ष लेना है परखनली में, फिर उसमें कंसंट्रेट HNO3 डालना है, फिर उसे उबालना है, और फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है। तो ऐसा करने से यदि सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, मान लो आपको जो अवक्षेप मिलता है वो सफेद है, और ऐसा अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, तो समझ जाओ क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आपके कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन है। यदि सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है तो क्लोरीन प्रेजेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन होगी तो आपका जो सोडियम निष्कर्ष है या लेसगने विलियन है उसमें यौगिक बन रहा होगा सोडियम क्लोराइड, और वो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे ना हम, तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप हमें मिलेगा। ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा, जिससे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और साथ में जल। पर ऐसा करने पर यदि हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। कौन सा हैलोजन होगा प्रेजेंट? ब्रोमीन। तो यदि सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है
तो क्लोरीन की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। और यदि हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है तो ब्रोमीन की उपस्थिति कंफर्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन ब्रोमीन के हैं। वहां यदि क्लोरीन हुआ तो NaCl होगा, और यदि यौगिक में ब्रोमीन हुआ तो उसके सोडियम निष्कर्ष में NaBr होगा। NaBr जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो ये निकलेगा AgBr, और AgBr का अवक्षेप, ये अवक्षेप का निशान होता है, आपको पता है, नीचे की तरफ तीर का निशान, ये है हल्का पीला। यहां लिख लेना, हल्का पीला अवक्षेप बनता है। और यह हल्का पीला अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है इसी तरीके से जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जटिल यौगिक, ऐसे ही यहाँ बनेगा। जैसे यहाँ 2 जल के अणु निकले थे ऐसे ही यहाँ निकलेंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है, यदि इस प्रैक्टिकल को करने पर यदि पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, देखो यहाँ हल्का पीला है और यहाँ पीला, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, पर आप यहाँ जो चीज लिखी हुई है उसमें अंतर है। यदि पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है तो ब्रोमीन प्रेजेंट है, और यदि पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलता तो आयोडीन प्रेजेंट है। तो कौन सा हैलोजन है, आयोडीन। देखो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है, Na प्लस AgNO3 इक्वल टू AgI। यह अवक्षेप सिल्वर आयोडाइड का पीले रंग का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप होता है हल्के पीले रंग का, यहां लिख लेना हल्का पीला, साथ में NaNO3 बनेगा। अब आप इस सिल्वर आयोडाइड के पीले अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना ही मिलाते रहो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलता। सिल्वर ब्रोमाइड का हल्का पीला अवक्षेप घुल जाता है, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। तो ये रिएक्शंस भी आपको याद रखनी है, और ये तीनों बातें याद रखनी है। लेसगने परीक्षण का एक दूसरा नाम भी है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, मैं यहां लिख देता हूं। इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 टेस्ट या सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। तो इसे सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण भी कहते हैं, कभी इस नाम से आ जाए। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम देखते हैं बेटे हैलोजनों के परीक्षण का एक दूसरा तरीका, और दूसरे तरीके को हम कहते हैं परत परीक्षण या लेयर टेस्ट। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि परत परीक्षण या लेयर टेस्ट में से आप केवल ब्रोमीन और आयोडीन को ही टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ब्रोमीन का टेस्ट करना है या आयोडीन का तो आप लेयर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सोडियम निष्कर्ष लेना है, परख नली में ले लो एक सोडियम निष्कर्ष, और फिर उसमें मिलाओ HNO3 थोड़ा सा, फिर उसमें क्लोरीन वाटर मिलाओ, क्लोरीन जल आपको मिल जाएगा लैब में रखा हुआ, और फिर उसमें या तो मिला दो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, या फिर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन 4 चीजों को मिलाना है। किसे किसे, सोडियम निष्कर्ष लो, उसमें HNO3 मिलाओ, क्लोरीन वाटर मिलाओ, चाहे तो क्लोरोफॉर्म मिला दो या कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इन चारों चीजों को मिला के परख नली को हिला दो, थोड़ा हिलाना है। तो हिलाने पर 2 बातें हो सकती हैं, पहली बात और दूसरी बात। यदि हिलाने पर नारंगी भूरी परत बन रही है, आपको एक लेयर नजर आ रही है, नारंगी या भूरे रंग की लेयर नजर आ रही है, तो ब्रोमीन प्रेजेंट होगा उस यौगिक में। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ब्रोमीन होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा 2NaBr प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl प्लस Br2। क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील होता है ब्रोमीन के कंपैरिजन में, इसलिए ब्रोमीन को हटा देता है उसकी जगह से, सोडियम क्लोराइड बनेगा और ब्रोमीन बनेगी। CHCl3 या CCl4, इनमें से जो भी आप यूज करोगे, देखो इनमें से कोई सी एक चीज यूज करनी है, या तो क्लोरोफॉर्म या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से दोनों में से कोई भी चीज आप यूज करते हो वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके भूरा लेयर देता है आपको। यदि आपको भूरी परत या नारंगी परत नजर आती है दोनों के जुड़ने की जगह पर, यहां तक और उसके बाद यहां, ये पहला मिक्सचर, और इसके बीच में यदि आपको नारंगी भूरी परत नजर आती है तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या हो सकती है, यदि बैंगनी परत नजर आती है तो आयोडीन प्रेजेंट है। यदि बैंगनी परत वहां बनती है तो क्या प्रेजेंट है, आयोडीन। बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है जैसा NaBr का था, ऐसा ही NaI का है। 2NaI प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl प्लस I2 बनी आयोडीन।
CaCl3 या CCl4 के साथ आयोडीन जब रिएक्शन करती है तो बैंगनी लेयर बनती है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको एक तो सिखाया है, हेलोजनों के टेस्ट बताए हैं 2 तरीके से, और नाइट्रोजन के टेस्ट भी 2 तरीके से बताए हैं। तो नाइट्रोजन का परीक्षण और हेलोजनों के परीक्षण आपके समझ में आए होंगे। इन्हें आप रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के एग्जाम के लिए भी। तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको नाइट्रोजन के अलावा सल्फर है और फास्फोरस है, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन के टेस्ट सिखाऊंगा। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।